अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि मुल्की सियासत से जुड़ी कुछ खबरें, फिर आपको बताएंगे कि किस इलाके में जनाजों पर बैंड बाजे बजाए जाते हैं, और ये भी बताएंगे कि सर्दी में वॉक किसने की। साथ साथ ये भी बताएंगे कि नेदरलैंड्स वाले सड़कों पर क्यों आ गए। लेकिन सबसे पहले जिक्र अफसोसनाक वाक़े का। लाहौर के निजी टीचिंग अस्पताल में छोड़ी गई लाश गुजरात की रिहायशी तालबा की निकली। पुलिस ने क्लोज सर्किट फुटेज की मदद से एक नौजवान को हिरासत में ले लिया है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जहांगीर खान। 23 साला तालबा के साथ क्या हुआ, लाश छोड़ने वाले मुलजिम से तफ्तीश शुरू कर दी गई। लड़की की लाश गुज़िश्ता रोज 2 नामालूम अफराद अस्पताल की इमरजेंसी में छोड़कर फरार हुए। शनाख्त होने पर इंकशाफ हुआ कि लड़की गुजरात की रिहायशी है और यूनिवर्सिटी फीस जमा कराने का कहकर लाहौर आई। मुकम्मल हो गया थी कोर्स इन्हां दा ते ओह आंदे हन तुहानू डिग्री देआंदे जो पैसे जमा कराओ दे पैसे असां इकट्ठे कीते। मजदूरदार बंदे फिर पैसे इंजे ते नहीं होंदे, पैसे इकट्ठे कीते ते फिर साडा नहीं राबता होया। पुलिस ने क्लोज सर्किट फुटेज की मदद से उसामा नामी मुलजिम को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। लड़की की लाश पोस्टमार्टम के बाद गुरसा के हवाले कर दी गई, जबकि रिपोर्ट 1 या 2 रोज में सामने आएगी। पुलिस इसके पीछे है और इंशाल्लाह 12 घंटे के अंदर अंदर उस बच्चे को इंशाल्लाह हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। हम उसके बहुत क्लोज पहुंच चुके हैं। गुज़िश्ता हफ्ते भी लाहौर के इलाके टाउनशिप में एक हॉस्टल से लड़की की फंदा लगी लाश मिली थी और इस वाक़े पर लड़की के गुस्सा ने कोई कार्रवाई नहीं कराई थी। कैमरामैन मोहसिन इकबाल के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। लाहौर के निजी अस्पताल में छोड़ी गई गुजरात की रिहायशी की तालबा की लाश पोस्टमार्टम के बाद बुरसा के हवाले कर दी गई। पुलिस हुक्काम का दावा है कि दूसरे मुलजिम को भी जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं। इसकी मजीद तफसीलात जानते हैं जहांगीर खान से। जी जहांगीर खान, अपडेट कीजिए, क्या पेशरफ्त हुई इस मामले में? जिसमें जो तालबा है उसकी लाश का पोस्टमार्टम करवा कर मैयत गुस्सा के हवाले कर दी गई है। मौत की जो हत्मी वजूहात है उनका तयन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में होगा। जो नौजवान ये लड़की की डेड बॉडी उठाकर अस्पताल छोड़कर गया था उसको क्लोज सर्किट फुटेज की मदद से ट्रेस करके पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसामा नाम है इस नौजवान का। इसके दूसरे साथी की तलाश अभी जारी है। इससे पुलिस का कहना है कि तफ्तीश अभी की जा रही है। उस तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद इस सारे मामले का जो है वो बारे में असल हकायक सामने आएंगे। गुज़िश्ता रोज ये नौजवान जो है इस लड़की को उठाकर इसकी लाश अस्पताल में छोड़कर फरार हो गया। ठीक है जहांगीर खान, अपडेट करें, आपका शुक्रिया। कराची की बात करें, यहाँ एक और ताजिर लुटेरों के हाथों जान से गया। लाइट हाउस में लूट मार करने वाले डाकुओं ने फायरिंग करके दानिश की जान ले ली। सीसीटीवी फुटेज में 2 मुलजिमान को दुकान में लूट मार करते देखा जा सकता है। एक मोटरसाइकिल सवार बाहर मौजूद रहा। तीनों मुलजिमान वारदात के बाद मोटरसाइकिल पर फरार होने लगे तो ताजिर ने स्टूल मारने की कोशिश की, जिस पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। फुटेज में भी देख सकते हैं कि गोली लगने से ताजिर दानिश की जान चली गई। कराची में डकैती मज़ाहमत पर ताजिर का कत्ल। लाइट हाउस के ताजरों ने एहतजाजन दुकानें बंद कर दी। क्या कहना है जानते हैं मोहम्मद अली हफीज से। जी मोहम्मद अली हफीज, अपडेट कीजिए, क्या कहना है इन ताजरों का? जी बिल्कुल, खौफ व हरास भी है, गम की फिजा भी है। इस वक्त लाइट हाउस में सुबह 10:15 पर जो है डकैती मज़ाहमत पर दानिश नामी ताजिर जो है यहाँ पर कत्ल हुआ था। ये जाए वक़ुआ है, ये वो दुकान है जहाँ पर सुबह डकैत आए, उन्होंने लूट मार की कोशिश की। उनको जब खतरा महसूस हुआ मज़ाहमत का तो उन्होंने फायरिंग करके जो है दुकानदार दानिश को जो है वो कत्ल कर दिया। इस वक्त जो 7 की दुकानें हैं वो बंद कर दी गई। एहतजाजन लोग जो है ताजिर सरापा एहतजाज है, जबकि सिक्योरिटी के हवाले से जो है यहाँ पर पुलिस मोबाइल जो है मौजूद है। अगर हम बात कर लें, ये बहुत अहम वाक़या पेश आया है। डकैती मज़ाहमत पर कत्ल हुआ है। तमाम ताजिर बिरादरी जो है सरापा एहतजाज है। पुलिस हुकाम से जो हमारी बात हुई है उनका कहना है कि वो जो है तहक़ीक़ात कर रहे हैं कि कहाँ से कातिल आए, और जो सीसीटीवी फुटेज आई है उसकी मदद से जो है कातिलों की गिरफ्तारी के लिए, डकैतों की गिरफ्तारी के लिए जो है कोशिशें की जा रही हैं। जी अली हफीज़, शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। एक और अहम मामला, एक और अहम इंकशाफ। डैनियल पर्ल कत्ल केस के मुलजिम उमर शेख के जेल में मौजूदगी के दौरान दहशतगर्दों के साथ राब्तों का इंकशाफ हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिमान की रिहाई से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। एडवोकेट जनरल सिंध सलमान तालिबुद्दीन ने अदालत को ये बताया कि मरकज़ी मुलजिम उमर शेख से 7 सिम्स बरामद हुई हैं और इन 7 सिम्स में से 2 बरतानिया की थी। उमर शेख जेल से मशकूक अफराद को कॉले भी लगाता रहा। मुलजिम की रिहाई के लिए जेल तोड़ने की कोशिश में 97 अफराद गिरफ्तार भी हुए। ये मुलजिम मुल्क दुश्मनों का एजेंट है। अदालत ने उमर शेख और दीगर मुलजिमान की रिहाई का हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी।
अब कुछ बात करते हैं सिंध एपेक्स कमेटी के इजलास की, जिसमें जराइम की वारदातें बढ़ने के आदाद शुमार सामने आ गए हैं, जिसके मुताबिक 2020 में सूबे भर में अगवा की वारदातों में 150 गुना इजाफा सामने आया। 2019 में अगवा के 207 वाकयात रिपोर्ट हुए। जायदादों से मुतालिक 2020 में 24,218 वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। आदाद शुमार के मुताबिक 2020 में गाड़ियां चोरी की वारदातें बढ़कर 1,507 हो गई हैं। उधर शेखुपुरा में लाहौर से आए हुए 2 नौजवान टिकटॉक बनाते हुए नहर में डूब गए। इन दोनों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। हम बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे आसिम मजीद आवान हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम, बताइए, रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हुए कितना वक्त बीत चुका है? जी, रेस्क्यू 2 नौजवान जो नहर में डूब के हलाक हो गए हैं, उनके रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन जारी है। तकरीबन 1 घंटा हो गया है और इसमें अभी तक कोई भी रिकवरी अभी तक किसी का नहीं हुई। जी आसिम, आप अपडेट कर रहे थे शेखुपुरा से खबर। लाहौर से आए 2 नौजवान टिकटॉक बनाते हुए नहर में डूब गए हैं। इनकी तलाश के लिए इस वक्त काम जारी है। सिंध हुकूमत ने सेनेट इलेक्शन ओपन वोटिंग से कराने के सदारती रेफरेंस की मुखालफत कर दी। सुप्रीम कोर्ट में जमा जवाब में मौक़िफ़ अपनाया कि सदारती रेफरेंस सियासी मसलहत पर दायर किया गया। अदालत इस पर अपनी राय देने से इनकार कर दे। पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इलेक्शन एक्ट 2017 में सिर्फ सेनेट इंतखाबात का तरीक़ाकार वाज़ेह किया गया है। सदारती रेफरेंस में कोई कानूनी सवाल नहीं उठाया गया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस पर अपनी राय देने से इनकार कर दे। और अब करेंगे जिक्र पीडीएम तहरीक का। अपोजिशन जमातों की जानिब से वज़ीर आज़म को दी गई इस्तीफे की डेडलाइन में सिर्फ 5 रोज़ बाकी रह गए हैं। पीडीएम ने इस्तीफा न आने पर अगली डेडलाइन पर गौर भी शुरू कर दिया है। पीडीएम जमातें सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। संजय साधवानी की रिपोर्ट। ओपोजिशन क्या करेगी? इंशाअल्लाह ताला जब हम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सारे मेंबर्स को मनाते हैं कि हमें वार करना है तो असेंबली में करना है, हमने हमला करना है तो आइनी और कानूनी तरीका, तो जमहूरी तरीका ये है कि हम अदम एतमाद लेकर आए। अदम एतमाद कठपुतली वज़ीर आला के खिलाफ। वज़ीर आज़म के इस्तीफे की डेडलाइन में सिर्फ 5 दिन रह गए, लेकिन पीडीएम कोई फैसला ना कर सकी। पीडीएम ने इस्तीफा ना आने पर अगली डेडलाइन पर गौर शुरू कर दिया। अगर बिलावल भुट्टो साहब के पास ऐसे नंबर्स हैं तो वो जरूर पेश करें जिससे वो तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। पीडीएम जमातों ने सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला कर लिया है। फरवरी के पहले हफ्ते इत्तेहाद के सरबराही इजलास में तहरीक अदम एतमाद पर गौर किया जाएगा। पीपल्स पार्टी क़यादत बलोचिस्तान की सरकर्दा सियासी शख्सियात से राबतों पर इजलास को एतमाद मिलेगी। ओपोजिशन जमातों के रवैये बता रहे हैं कि वो हुकूमत के खिलाफ फैसलों में इंतशार का शिकार हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले हर किरदार को सामने लाएंगे। ब्रॉडशीट मामले पर शफाफ और मुनसिफाना तहकीकात कराना चाहते हैं। फॉरेन फंडिंग केस में हमें फंसाने वाले अब खुद फंस चुके हैं। हुकूमती रहनुमाओं के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन में हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। फॉरेन फंडिंग केस में हमें फ़ायदा होगा। सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करने वाले कौन नून लीगी सरपरस्ती को हासिल रही। हैरत है, सरकारी ज़मीनों से कब्जा छुड़ाने को भी सियासी इंतकाम करार दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने लैंड माफिया के खिलाफ ऑपरेशन का दायरा मजीद बढ़ाने की हिदायत की। साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम मालूमात सामने आ गईं। निजी बैंक के चपड़ासी ने लीगी रहनुमा के अकाउंट में 2 करोड़ 80 लाख रुपए जमा कराने का एतराफ़ कर लिया। नैब को तफ्तीश के दौरान 4 अफराद ने ख्वाजा आसिफ के अकाउंट में पैसे जमा कराने का बयान दिया। लाहौर से शाहिद हुसैन की रिपोर्ट। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ तफ्तीश में अहम पेशरफ्त। निजी बैंक के चपड़ासी अनवारुल रहमान ने उनके अकाउंट में 2 करोड़ 80 लाख रुपए जमा कराए। चपड़ासी ने बताया कि उसने ये सब अपने अफसरान के कहने पर किया जिनके ख्वाजा आसिफ से अच्छे ताल्लुकात थे। नैब के मुताबिक ख्वाजा आसिफ ने उसकी तस्दीक की और कहा कि वो इसका जवाब वुकला से मुशावरत के बाद देंगे। ख्वाजा आसिफ के अकाउंट में भतीजे और 2 सियासी वर्कर्स की तरफ से पैसे जमा कराने का भी इंकशाफ हुआ। एहतसाब अदालत में पेश होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक लीगी रहनुमा के भतीजे ख्वाजा सुल्तान अजीज ने ख्वाजा आसिफ के अकाउंट में 2 करोड़ रुपए जमा कराए। सियासी कारकुन राना अब्दुल वहीद ने 3 करोड़ रुपए, जबकि सरमद एजाज ने 50 लाख की रकम जमा कराई। बयानात के मुताबिक ये रकम उन्हें ख्वाजा आसिफ ने ही जमा कराने के लिए दी थी। ख्वाजा आसिफ ने इस केस में जुडिशियल रिमांड पर जेल में हैं, जिन्हें 4 फरवरी को एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। शाहिद हुसैन, समा, लाहौर।
ویلتھ ٹیکس کے خلاف شریف خاندان کی اپیلوں پر کیا ہوا؟ ایف بی آر 5 سال تک کیا کرتا رہا؟ سپریم کورٹ نے ایف بی آر کے وکیل کو ادارے سے ہدایات لے کر عدالت کو آگاہ کرنے کا حکم دے دیا۔ شریف خاندان ویلتھ ٹیکس کیس کی سماعت کے دوران وکیل نے بتایا کہ شریف خاندان نے ٹیکس کی ادائیگی تاخیر سے کی، جس پر اضافی ٹیکس کا نوٹس بھیجا گیا۔ جسٹس سجاد علی شاہ نے کہا ایف بی آر 5 سال تک بیٹھا کیوں رہا؟ وکیل نے ایف بی آر سے نئی ہدایات لینے کے لیے مہلت مانگی، جسے عدالت نے منظور کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے شریف خاندان کے خلاف اضافی ٹیکس کا نوٹس کالعدم قرار دیا تھا۔ عدالتی معاملات سے جڑی خبر۔ لاہور ہائی کورٹ میں عبوری ضمانت خارج ہونے پر 60 سالہ ملزم کے فرار کی کوشش پولیس نے ناکام بنا دی۔ خود کو چھڑانے کی تگ و دو کرتا رہا لیکن کوئی اور تدبیر کام نہ آئی۔ لاہور سے شاہد حسین کی رپورٹ۔ ساہیوال کے اللہ دتا کی ضمانت خارج ہوئی تو پولیس نے پکڑ لیا۔ ملزم چھوڑنے کے لیے دہائی دیتا رہا۔ اللہ دتا کے بیٹے بھی اسے چھڑانے کے لیے کود پڑے۔ اللہ دتا پر ساہیوال میں زمین پر قبضہ اور لڑائی جھگڑے کا الزام ہے۔ ملزم پولیس پر تشدد اور رشوت کا الزام لگاتا رہا۔ کھینچا تانی میں بیٹے باپ کو چھڑانے کی کوشش کرتے رہے۔ جب پولیس نے گرفت ڈھیلی نہ کی تو ملزم زمین پر لیٹ گیا۔ ملزم کا زمین پر لیٹنا بھی کام نہ آیا۔ پولیس ملزم کو گرفتار کر کے ساہیوال لے گئی۔ کیمرامین اظہر اقبال کے ساتھ شاہد حسین، سما، لاہور۔ مزید خبروں کو بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ ایک طرف آن لائن کلاسز اور امتحانات کے لیے طلبہ احتجاج کر رہے ہیں تو دوسری جانب لاہور کی ایک نجی یونیورسٹی کے طلبہ اور طالبات نے کلاسز کیمپس میں کرنے کے لیے احتجاج کیا۔ لاہور سے دانیال عمر کی رپورٹ۔ آنکھوں پر کالا چشمہ اور احتجاج کے لیے برانڈڈ ملبوسات، یہ ہیں لاہور کی نجی یونیورسٹی کے طلباء و طالبات جو مزید آن لائن کلاسز نہیں لینا چاہتے۔ کہتے ہیں 1 فروری سے 30% کے بجائے تمام طلباء کو ایک ساتھ بلایا جائے۔ کئی ماہ گھر رہنے سے ذہنی سکون خراب ہو رہا ہے۔ لاہور میں رہتی ہوں، لیکن جن لوگوں نے ٹکٹس وغیرہ آلریڈی خرید لی تھی یا فی واؤچرز خرید لیے تھے، وہ لوگ اس چیز کو کس طریقے سے ہینڈل کر رہے ہیں؟ ابھی انہوں نے ہاسٹلز بند کیے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ گھروں پہ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ ہمیں ایٹ لیسٹ اکاموڈیشن تو دیں تاکہ ہم اپنی اکیڈیمکس کر سکیں۔ دوسری طرف یونیورسٹی کا موقف ہے کہ HEC کے پالیسی کے مطابق تمام طلباء کو ایک ساتھ نہیں بلا سکتے۔ طلباء کو مطالبہ بلا جواز جو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ کیمرامین جواد یحییٰ کے ساتھ دانیال عمر، سما، لاہور۔ اور ایسے میں اس سب کے علاوہ ملک بھر میں کورونا سے اموات میں تو نمایاں کمی آ رہی ہے، لیکن دوسری جانب اسکول کھلتے ہی کورونا کے نئے مریض بھی سامنے آنے لگے ہیں۔ لاہور کی بات کی جائے، فیصل آباد کی بات کی جائے تو 10 اساتذہ اور 6 طلبہ میں وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ محکمہ صحت نے آئسولیشن کی ہدایت کر دی ہے۔ تو کورونا وائرس جو کہ خطرناک صورتحال ابتدا میں اختیار کر گیا تھا پاکستان، اس سے نمٹنے میں کامیاب رہا، اور ایسے میں کورونا سے اموات میں تو نمایاں کمی آ رہی ہے، لیکن اسکولز کی بات کی جائے تو یہ کھلتے ہی کورونا کے نئے مریض سامنے آنے لگے ہیں۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ سما کے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ استعفیٰ بھی دیں گے، لانگ مارچ بھی ہوگا۔ مریم نواز نے اعلان کر دیا، کہتی ہیں استعفوں پر اتفاق رائے پیدا کر رہے ہیں۔ کسی کے دباؤ میں نہیں، مناسب وقت پر ہی فیصلہ کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب نہ ہونا اپوزیشن کی ناکامی نہیں۔ ضرور دیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس پہ کنسنسس ہوگا۔ 11 پارٹیز ہیں، 10 پارٹیز ہیں، obviously سب کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے، اور جس وقت پہ پی ڈی ایم یہ سمجھے گی کہ یہ وقت مناسب ہے استعفے دینے کا، ہم کسی کے کہنے میں آ کر یا کوئی پریشر میں آ کر کوئی کام نہیں کریں گے۔ سب بہت ایکسپیرینس پارٹیز ہیں پی ڈی ایم کے اندر، عقل مند لوگ ہیں، سیاست کے اتار چڑھاؤ کو سمجھنے والے لوگ ہیں۔ وہ جب یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ مناسب وقت ہے اس پہ استعفے دینے ہیں تو استعفیٰ بھی ہوگا انشاءاللہ، اور جلدی ہوگا، یہ دور نہیں ہے۔ لانگ مارچ بھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، تو یہ اب چیزیں زیادہ دور ہے۔ آپ نے بات کی
सेनेट के इलेक्शंस की कि जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जो था वो स्टील हो गया, तो वो एक आइसोलेटेड वाकया नहीं, इसी तरह 2018 के इलेक्शन भी स्टील हुए थे। और अगर आप ये समझते हैं कि ये अपोजिशन की नाकामी है तो आप गलत सोचते हैं, क्योंकि ये उन लोगों की नाकामी है जिन्होंने ये काम किया था। तो मरियम ने किया एक बड़ा ऐलान और कहती हैं कि इस्तीफा भी देंगे, इसके अलावा लॉन्ग मार्च भी होगा। साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि अभी इस्तीफों पर इत्तफाक राय पैदा कर रहे हैं और सबकी अपनी अपनी राय होती है। ये भी उन्होंने कहा कि किसी के दबाव में नहीं, मुनासिब वक्त पर ही फैसला करेंगे। साथ ही मरियम नवाज ये भी कह गई कि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब ना होना अपोजिशन की नाकामी नहीं है। हुकूमत पर तनकीद कर रही थी, अपना लाहेमल भी बता रही थी। मरियम नवाज ने किए हैं तहलका खेज इंकिशाफ और इसमें उनका कहना है कि इस्तीफे भी देंगे, लॉन्ग मार्च भी होगा। फिलहाल इस्तीफों के मामले पर इत्तफाक राय की कोशिश कर रहे हैं और तजर्बाकार जमाते हैं, सबकी अपनी अपनी राय होती है। हमारे साथ नून लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी साहिबा मौजूद हैं। अज़मा साहिबा, ज़रा बताइएगा कि ये दोनों साथ इकट्ठे कैसे करेंगे, क्योंकि वो कह रही हैं कि इस्तीफा देंगे, लॉन्ग मार्च भी होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल इत्तफाक राय पैदा हो रहा है। कितना वक्त लगेगा मज़ीद इत्तफाक राय पैदा करने में? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जब आप एक इत्तेहाद में होते हैं तो आपको कुछ सुननी पड़ती हैं, कुछ सुनानी पड़ती हैं, और इस्तीफे के हवाले से हर पार्टी की एक अपनी अपनी राय है, जिसमें पीपल्स पार्टी की भी एक अपनी राय मौजूद है। इस्तीफे कब देने हैं इसके ऊपर यकीनन इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जैसे मरीम साहिबा ने कहा। और इसके ऊपर पहले हमें लॉन्ग मार्च करना चाहिए या इस्तीफे देने चाहिए, ये क्या करना है। 4 तारीख को पीडीएम की मीटिंग बुलाई है मौलाना फजल रहमान साहब ने। उस सरबराही मीटिंग के अंदर जो है इसके बारे में मैं समझती हूँ कि कोई इत्तेफाक राय शायद इंशाल्लाह क्रिएट हो जाएगा। अच्छा अज़मा साहिबा, जिस तरीके से आप कह रही हैं कि अब कोई इत्तेफाक राय क्रिएट हो जाएगा, तो जो पॉलिसी है पीडीएम की वो तो यही पॉलिसी है ना कि हमने इस्तीफे देने हैं, हमने लॉन्ग मार्च करना है। तो आपकी पॉलिसी अभी तक स्टैटिक हो क्यों नहीं रही है? ये मुनासिब वक्त आ क्यों नहीं रहा है? कभी मौसम आड़े आ जाता है, कभी कोई और चीज़ हो जाती है, तो कब तक हो जाएगा फैसला? देखो, मैंने जैसे पहले कहा कि ये कोई जादू का चिराग नहीं होता है। अब मुख्तलिफुल ख्याल लोग, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज, मुख्तलिफ बैकग्राउंड से जिनका ताल्लुक होता है, मुख्तलिफ सूबों से ताल्लुक होता है, वो सब जब एक इत्तेहाद के अंदर शामिल होते हैं तो फिर उनकी कंसेंसस डेवलप करना यकीनन एक मुश्किल काम होता है। एक बात पे तो कंसेंसस है, वो ये है कि हुकूमत को घर भेजना है। अब उसमें कैसे घर भेजना है, पहले इस्तीफे देने चाहिए, पहले लॉन्ग मार्च करना चाहिए, लॉन्ग मार्च कब होना चाहिए, और मौसम एक फैक्टर होता है। अब ये एक रियलिटी है और मैं नहीं समझती, आपको पता है, आप हम पे इतराज कोविड के हवाले से भी कर रहे थे, जी कोविड ज्यादा है, आप कुछ अर्सा ठहर क्यों नहीं जाते। अब जरा हमारी थोड़ी सी एक्टिविटीज जो है वो उनको हमने रीस्केड्यूल किया है, तो अब आप कह रहे हैं कि इससे जो है वो आप मुत्तफिक नहीं हो रहे। तो ऐसा नहीं है। यकीनन इस हुकूमत को घर भेजने के लिए जो भी पॉसिबल ऑप्शंस हैं उन तमाम पे इम्प्लीमेंट होगा, और कब होगा इसका फैसला पीडीएम करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नून लीग रहनुमा अज़मा बुखारी समा से गुफ्तगू कर रही थी। और मौलाना शिरानी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। का खोज लगाया तो बाद में फिर 2018 में जब 13 में ये बात हुई तो 2018 में जो रजिस्ट्रेशन की वो जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान फजल रहमान का। इसमें मौलाना के अपने दस्तखत से ख़त मौजूद है जिसमें उन्होंने खुद जमीयत उलमाए इस्लाम फजल रहमान नाम उस ख़त में दर्ज भी किया है और अपने आप को जमीयत उलमाए इस्लाम फजल रहमान का अमीर भी जाहिर किया है। इसमें हैदरी साहब के दस्तखत से भी ख़त मौजूद है जिसमें वो लिखते हैं जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान फजल रहमान ग्रुप। इसमें मौलाना कमरदीन के दस्तखत से भी ख़त मौजूद है जिसमें वो मुतालबा करता है कि हमें यानी जमीयत उलमाए इस्लाम फजल रहमान को इंतखाबी निशान कलम इलाट किया जाए। तो जब 1 साल से हासिल भी जंजो की नशिस्त पे अभी हुआ है उसमें हाँ, अभी जो सेनेट का इलेक्शन हुआ और हमारे एक चमन के साथी गौसुल्लाह को टिकट दिया था जो हासिल बिजंजो मरहूम के
जगह पे इलेक्शन लड़ रहा था, तो उसको भी क्या कलम नहीं, उसके वो भी फे पे है, यानी सरकारी तौर पे जो टिकट दिया गया। तो उस वक्त से फिर जब ये मसला ज़रा ज़्यादा उठा और यहाँ से बलूचिस्तान के साथियों ने उठाया, वहाँ KPK में हमारे मौलाना शुजाउल मुल्क साहब और मौलाना गुल नशीब खान साहब और सदर वहीद साहब और इस किस्म के जो सरकर्दा और चीदा साथी थे, उन्होंने उठाया। तो फिर जा कर के कामरान मुर्तज़ा साहब ने दरख्वास्त जमा की और उसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ये इलेक्शन कमीशन ने अज़ खुद किया है, हालांकि उसमें क्लेरिकल गलती है। हालांकि मौलाना के दस्तखत से ख़त मौजूद है, मौलाना कमरदीन साहब के दस्तखत से, जो नायब अमीर है उसके दस्तखत से ख़त मौजूद है, जो जनरल सेक्रेटरी है अब्दुल गफूर सैदरी साहब उसके दस्तखत से ख़त मौजूद हैं और उसमें प्रूफ है। और अब मौलाना शुजाउल मुल्क साहब ने एक पिटीशन इलेक्शन कमीशन को फाइल करवाई है कि ये क्लेरिकल गलती नहीं है, बल्कि ये तो बाकायदा रजिस्ट्रेशन है। और जब एक नाम से जमात दूसरे नाम पे रजिस्टर किया जाता है तो जनरल काउंसिल की करारदाद की पास करना ज़रूरी है, और क्योंकि ये दस्तूरी आईनी मसला होता है और हमारे दस्तूर में गालिबन दफ़ा नंबर 5 का ज़ैली शिफ्ट नंबर 12 है या दफ़ा नंबर 12 का ज़ैली शिफ्ट 5 है, मुझे ये याद नहीं है, कि हमारे दस्तूर में तरमीम 2/3 अक्सरियत मरकज़ी मजलिस अमूमी से। तो इस वजह से जो ऐलान हाफिज़ साहब के ओहदे के ख़ात्मे और फिर रुकनीत के ख़ात्मे किया गया, या मौलाना गुल नसीब खान साहब का या शुजाउल मुल्क का या मेरे बारे में, जब हम फजलुर रहमान में है नहीं, यानी ग्रुप में हम नहीं हैं, हम जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के अरकान थे, हैं और रहेंगे। अब तो हम इस पे सोचेंगे कि क्या हम मौलाना साहब को नोटिस दें कि आपने ये किस दस्तूर के मुताबिक ये रजिस्ट्रेशन करवाया है और आपने क्यों जमात से अपनी इलाहिदगी का ऐलान किया। ये इस पे अभी तक फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इस पे गौर करें। मज़ीद अगर कोई पूछना हो, हमने अपने साथियों को हिदायत जारी किए हैं कि हर ज़िले में, और अगर मैंने तो यहाँ तक कहा है कि अगर हो सके तो हर मस्जिद में रजिस्टर रखा जाए और उस मस्जिद के नमाजियों का जो जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के साथ हैं उनकी बाकायदा नाम, वल्दियत, कौमियत, सकूनत, उसके जमाती ओहदे पुराने या नए, अगर सरकार में कोई ओहदा हो वो, उसका शनाख्ती कार्ड और उसका टेलीफोन नंबर, और सदर वहीद साहब ने शायद तजवीज़ पेश की थी कि अगर फोटो स्टेट हो सके, और इंशाअल्लाह हर ज़िले में हम राब्ता मरकज़ खोलेंगे। कल तो रोब और शेरानी ज़िले के मुश्तरका तौर पे उन्होंने मरकज़ खोला है, और इंशाअल्लाह मार्च में शायद लोरालाई में वो हो जाए, मुसाखिल में भी हुआ है और उसकी इफ्तिताह शायद मार्च में हो जाए। इसी तरह लसबेला में होगा इंशाअल्लाह, नसीराबाद में होगा, और मुख्तलिफ अज़ला में मराकज़ खोले जाएंगे ताकि साथी बाहम मरबूत रहें। और क्योंकि अगर रबत कट जाएगा तो हमें ख़तरा है कि साथी या तो मायूसी के शिकार हो जाएंगे, फ़राइज़ को छोड़ देंगे, या जज्बाती बंद करके अपने दायरे से निकल जाएंगे। तो इसलिए साथियों को इन दोनों मुश्किलात से महफूज करने के लिए राब्ता करें। और यही बात जो हमारे KPK के ज़िम्मेदार साथी जो इस वक्त आप हज़रात के सामने बैठी हुई हैं, उनका भी यही मौक़िफ़ है कि हम
अपने KPK में भी इसी पीर आलमगीर शाह हैं, ये एबटाबाद के हैं। मौलाना शुजाउल मुल्क साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं KPK के रह चुके हैं, मर्दान के हैं। गुलनशीब खान साहब तो आप सबको पता है, सेनेटर भी रह चुके हैं और अमीर भी हैं। और सदर अब्दुल वहीद साहब जो हैं वो सालार रह चुके हैं। शुजाउल मुल्क हाफिज फजल महबूब साहब हैं, ये भी डॉक्टर शहाब साहब सूबाई आमले के डॉक्टर शहाब साहब सूबाई आमले के अरकान बहुत सारे खैबर पख्तूनख्वा के हैं। उनका भी मौक़िफ़ ये है कि हम जाएंगे तो यही तरीका अपनाएंगे और इंशाअल्लाह तरबियती इज्तिमाआत का सिलसिला हम शुरू करेंगे बलूचिस्तान की सतह पर भी और खैबर पख्तूनख्वा। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के रहनुमा मौलाना मोहम्मद खान शरानी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसका कुछ हिस्सा आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।